Everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss on electric field due to an infinitely long charged wire. अगर आपके पास कोई इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है, मान लो आर डिस्टेंस दूर उससे, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे यहाँ पे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू इन्फाइनेटली लॉन्ग फॉर्मली वायर की वजह से। देखो, गॉस थ्योरम हमारी हेल्प करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो देखो हम कंसीडर कर लेंगे पहले एक थिन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स, ये वाली है। ठीक है, अब इसमें अगर आप बात करें कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो ऐसे बताना तो मुश्किल है इस पर कितना चार्ज है, बिकॉज ये तो इनफाइनेटली लॉन्ग है। ठीक है, तो हम एक टर्म यूज करते हैं इसमें, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे? लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? कितना चार्ज है पर यूनिट लेंथ। एक पर्टिकुलर एक पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, उसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। क्लियर है? तो इस वाले में हम कैसे राइट डाउन करेंगे? इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लीनियर चार्ज डेंसिटी आप यहाँ राइट डाउन कर लो। देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? कितना चार्ज है पर यूनिट लेंथ में। इस तरह से हम जो है इस पे चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अब यहाँ से आपको क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगी? लैम्डा इंटू एल। क्लियर है? वेयर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है तो आप चार्ज की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब देखो, आपको पी पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे आपको आर डिस्टेंस दूर इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले, अगर आपको गॉस थ्योरम यूज करनी है तो हम करते क्या हैं? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। अब देखो, जो गॉसियन सरफेस आप जब भी ड्रॉ करते हो तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। कैसे? कि जो आपका गॉसियन सरफेस है, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके, वो क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल होना चाहिए। मतलब सब जगह से सिमेट्रिकल होना चाहिए वो। और दूसरी बात, जो आपके पास गॉसियन सरफेस है वो क्या होना चाहिए? उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एवरी पॉइंट पे कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होनी चाहिए उस पर। ठीक है, अभी देखो, जब इस वाले केस में आपके पास क्या है, ये देखो इस तरह से इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। हम मान लेते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसकी वजह से हमें क्या करना है? मान लो आर डिस्टेंस पे, ये से आर, हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या कहा? हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। पर वो गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए? इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक होना चाहिए। तो देखो, तो इसमें किस शेप का बनेगा गॉसियन सरफेस? सिलिंड्रिकल शेप होगा इसमें। देखो, अगर आप इस तरह से ड्रॉ करें, ये देखो, ये वाला इधर इधर से, ये वाला ऐसे, इस तरह से, ये आपके पास एक सिलिंड्रिकल क्या बनाएंगे हम? गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ये क्या है? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। देखो, हमने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्यों बनाया? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, अच्छा, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे होती है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से हर जगह पे। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी हर जगह पे? इस तरह, और इस तरफ को भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होने वाली है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी। अब देखो, हमने सिलेंडर ही क्यों चूज किया इसमें? क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ होगी, जितनी यहाँ होगी, सब जगह बराबर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और वो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, जो सिलेंडर है वो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्या है? सिमेट्रिकल भी है। देखो, आप इस तरह से अंडरस्टैंड करो, जैसे मान लो ये आपके पास कोई सिलेंडर है और ये चार्ज, ये आपके पास ऐसे करके आपके पास कोई वायर है, चार्ज्ड वायर। क्लियर है? तो अब इस वाले केस में देखो क्या है, देखो यहाँ से जितना डिस्टेंस यहाँ पे है, जितना यहाँ पे है, सेम है। ठीक है, तो ये क्या है? सिमेट्रिकल है इस पूरे उसके।
जो सिलिंड्रिकल शेप होगी वो इसके क्या है, सिमेट्रिकल है, इसलिए हमने कौन सा गॉसियन सरफेस लिया, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया। ये क्लियर हो गया आपको? ओके, अब देखो हम क्या करते हैं उसके बाद, अब इसमें हम इसकी लेंथ कितनी ले ली हमने, जो भी आपके पास गॉसियन सरफेस है L, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगी सब जगह। अब इसमें हम देखो 3 सरफेसेस जो हैं काउंट कर लेंगे, कौन कौन से सरफेस हुए सिलेंडर के, देखो एक तो ये वाला सरफेस ऊपर वाला, और ये वाला सरफेस हो गया, और एक हो गया आपके पास कर्व्ड सरफेस। देखो ये सिलेंडर है जिस तरह से, एक सरफेस आपके पास ये हो गया, और एक सरफेस आपका नीचे वाला होगा, और ये आपका कौन सा है, कर्व्ड सरफेस, ये वाला, ये आपका कर्व्ड सरफेस है। क्लियर है आपको? ओके, अब देखो इस वाले सरफेस को हमने नाम दे दिया S1, जो कर्व्ड सरफेस है, जो ये वाला कर्व्ड सरफेस है, इसे हमने, ये वाला जो कर्व्ड सरफेस है ना, इसे हमने नाम दे दिया S1, और ये वाला S2 सरफेस हो गया, ये S3 हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक, अगर आप ये स्मॉल स्मॉल एरिया यहाँ पे सरफेस ये काउंट करोगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में लग रही है तीनों केस में, ठीक है। बट अब इस वाले में देखो, इस वाले सरफेस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखनी है, तो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस इस डायरेक्शन में होगी। 3D सरफेस है ये, और इसमें क्या होता है, हमेशा हम रेडली आउटवर्ड वाली डायरेक्शन लेते हैं, नॉर्मल टू दैट सरफेस, तो इस डायरेक्शन में होगी DS2 की, और DS3 की भी इसी डायरेक्शन में, रेडली आउटवर्ड बट नॉर्मल टू द सरफेस DS3 की। और इस वाले में कर्व्ड सरफेस में कैसे लगेगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो DS1 की डायरेक्शन E की डायरेक्शन में ही बन रहा है। क्लियर होगी आपको ये फिगर पूरी की पूरी, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो गॉस थ्योरम के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, फाई ई इक्वल टू किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, ठीक है, इसके बराबर होगा। हम इस पूरे गॉसियन सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आ रहा है, हमें वो कैलकुलेट करना है इस पूरे गॉसियन सरफेस से। तो हमने 3 सरफेसेस काउंट किए, तो इन तीनों सरफेसेस से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ई डॉट ds किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले कौन सा सरफेस ले लेते हैं हम, S1, ठीक है, ये आ जाएगा ई डॉट ds S1 की वजह से, प्लस S2 की वजह से जो सरफेस है ई डॉट ds, प्लस S3 की वजह से E डॉट ds। क्लियर हो गया आपको ये? ओके, अब देखो S1 में E ds, ये ds1 है, ds2 है, और ये ds3 है। E ds1 कॉस ऑफ, देखो E और ds के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 इस केस में, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो 0, प्लस सेकंड वाले केस में E ds2 कॉस ऑफ, देखो E और ds2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री, प्लस S3 के केस में E ds3 कॉस, यहाँ पर भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो उसको सॉल्व करते हैं, S1 E ds1 कॉस 0 इज 1, प्लस ये वाला तो 0 ही हो जाएगा, कॉस 90 इज 0, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और ये भी 0। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ किस वाले सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आ रहा है, सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस की वजह से, ये दोनों तो 0 हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे इस कर्व्ड सरफेस पे भी हर जगह सेम है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन ऑफ किसकी आ जाएगी, ds1, बिकॉज अभी तो हमने स्मॉल एरिया काउंट किया था यहाँ पे, ठीक है। अब हमें इस कर्व्ड सरफेस का पूरे के पूरे का एरिया वो निकालना पड़ेगा, पूरा पूरा सरफेस हमें काउंट करना है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, अब एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। ds1 तो क्या था, स्मॉल सा सरफेस काउंट किया था हमने, पर अब हमें क्या करना है, हमें पूरे के पूरे कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालना है, ठीक है। तो अभी ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं हम E मल्टीप्लाई बाय इस कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है, 2πr l, r इसका रेडियस है, 2πr l, ये वाली वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ राइट डाउन कर सकते हो, वेयर 2πr l इज एरिया ऑफ
कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास फाई ई की वैल्यू क्या आ गई फ्लक्स की, ई मल्टीप्लाई बाय 2πr_l। इसे हम फर्स्ट नाम दे देंगे। क्लियर है? ओके, अब हम क्या करेंगे, यूजिंग अब गॉस थ्योरम। यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से क्या कहती है, कितना जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मींस इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्यू इनसाइड कैसे निकालोगे आप, हमने क्या कहा था, लैम्डा इज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाती है, लैम्डा इंटू एल। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी अब, लैम्डा इंटू एल। ठीक है, तो जो क्यू इनसाइड है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इंटू एल। तो फाई ई की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू क्या है, लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसे हम सेकंड का नाम दे देंगे। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, अब देखो 1 में क्या था, फाई ई किसके बराबर आया है, ई मल्टीप्लाई बाई 2πr_l, ई मल्टीप्लाई बाई 2πr_l इक्वल टू किसके बराबर, और यहाँ पे फाई की जगह क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर, एल से एल कैंसिल हो गया, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, अब देखो अगर हम इसके बीच में ग्राफ देखें, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में। ठीक है, तो ये किस तरह से वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ। मीन्स जैसे जैसे आर जितना जितना आप दूर जाते जाओगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये वाला किस तरह से बनेगा, इस तरह से। ठीक है, जैसे जैसे ई की वैल्यू आर की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। क्लियर हो गया? ओके, इस तरह से हम बाय यूजिंग गॉस थ्योरम हम फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। हमने इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर ले ली है ना, फिर हमने क्या कहा कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा ले ली। ठीक है, उसकी वैल्यू होती है क्यू अपॉन एल, और क्यू वहाँ से आ जाएगा लैम्डा एल। हमने कहा कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम गॉस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस हमें बनाना पड़ेगा। तो हमने सिलिंड्रिकल शेप का बनाया, हमने 3 सरफेसेस काउंट किए, ये S1 है कर्व्ड सरफेस, ये S2 और ये S3। तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो इस वाले केस में इधर को लग रही थी, एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा था इन दोनों केसेस में, S2 और S3 में। सिंपल जो कर्व्ड सरफेस है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे थे। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कहाँ से बाहर आएगा, सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस की वजह से आएगा। इन दोनों की वजह से तो वैल्यू 0 आ रही थी। हमने इसको कैलकुलेट किया, ds1 जो है ये था स्मॉल वाला सरफेस, हमने पूरे का लेना था तो हमने उसको इंटीग्रेट कर लिया, और वो था एरिया ऑफ ए कर्व्ड सरफेस दैट इज 2πr_l, ये वाली वैल्यू। और हमने कहा कि जो आपके पास गॉस थ्योरम होती है वो क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो क्यू इनसाइड की वैल्यू होगी लैम्डा एल। इनको कंपेयर किया और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास आपने इस तरह से कैलकुलेट कर ली। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।